हाय गाइस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आज देखेंगे इतिहास का एक चैप्टर राजनीतिक और आर्थिक इतिहास 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक। इस चैप्टर में हम लोग पहले दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था महाजनपद और दूसरा पढ़ा था मगध और मौर्य साम्राज्य। आज ये हम लोगों का तीसरा टॉपिक है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। मौर्य प्रशासन का प्रधान और न्याय का प्रधान कौन होता था? आंसर होगा राजा। राजा ने इन दोनों पोस्टों को अपने पास ही रखा था। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र में कौटिल्य के अनुसार मौर्य प्रशासन में कितने तीर्थ अथवा आमत्य थे? आंसर होगा 18। यानी राजा के लिए 18 कैबिनेट मंत्री उस समय के हुआ करते थे, जो राजा को सलाह देते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अर्थशास्त्र के अनुसार आर्थिक मामलों के लिए कितने अध्यक्ष थे? यानी कि उस समय आर्थिक मामलों के लिए एक समिति थी, एक लोगों का समूह था, उसमें 30 लोग थे जो पूरे मौर्य साम्राज्य के आर्थिक मामलों को देखते थे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? आंसर होगा गुणपुरुष। मौर्य काल में गुप्तचर विभाग ही एक खोल दिया गया था ताकि प्रशासन चलाने में आसानी हो। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य में सैनिकों की कितनी प्रकार थी? आंसर होगा 4। आगे देखते हैं। सैनिकों के प्रकार कौन कौन थे? अभी तो हमने देख लिया 4 प्रकार के सैनिक थे, तो अब कौन कौन से प्रकार हैं? पहला, पैदल सेना, जिसमें लगभग 6 लाख सैनिक थे। दूसरा, घुड़सवार, जिसमें 30,000 सैनिक थे। तीसरा है हाथी सवार, जिसमें 9,000 सैनिक थे। वहीं रथ सवार, जिसमें 8,000 सैनिक थे। चलिए आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिकों के देखभाल के लिए कितनी सदस्यीय समिति बनाई गई थी, और वो समिति जो थी कितने उप समितियों में बटी हुई थी? तो आंसर होगा 30 सदस्यीय समिति थी, जिसको 6 उप समितियों में बांटा गया। हर एक उप समिति में 5 लोग हुआ करते थे, जिसमें कोई पैदल सेना को देख रहा है, कोई हाथी वाले सैनिकों को देख रहा है, कोई घुड़सवारों को देख रहा है, कोई रसद पहुंचा रहा है, कोई गोला बारूद पहुंचा रहा है, और इसकी कमी ना हो इसकी पूरी देखभाल वो लोग करते थे। ये 30 सदस्यीय समिति के बारे में मेगास्थनीज ने कहा, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8वां क्वेश्चन। मौर्यों ने कृषि विस्तार की कौन सी नीति अपनाई? आंसर होगा नई बस्तियां बसाई गईं। मौर्यों ने अपने आमदनी को बढ़ाने के लिए वैसे जगहों पे नई बस्तियां बसाई जहां पे पहले से कोई नहीं होता था। यहाँ से यानी बस्तियों से, जो पहले से बस्तियां बसी हुई थी, वहाँ से लोगों को निकाल करके, खास करके दास लोगों को या जो उस समय के शूद्र थे, उनको निकाल करके उन नई बस्तियों में भेज दिया जाता था और उनको ज़मीन दे दी जाती थी खेती किसानी करने के लिए। वहाँ पे जो नौकरी पेशा लोग थे, जो रिटायर हो चुके थे, उनको भी भेजा गया नई बस्तियों में। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। नई बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था? आंसर होगा सीता। उन गांवों का नाम सीता होता था और उन गांवों के अध्यक्षों को, ग्राम अध्यक्षों को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। मौर्यों के आय का मुख्य स्रोत क्या था? आंसर होगा भूमि कर। इसके अलावा आयों का जो स्रोत था वो तट कर था, बिक्री कर, चुंगी कर, खान और कारखाना कर भी हुआ करता था, लेकिन मुख्य जो था वो भूमि कर ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मौर्य काल में किसानों से कितनी भूमि कर लिया जाता था? आंसर होगा 1/4 से 1/6 कुल उपज का कर में ले लिया जाता था। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था का प्रधान कौन होता था? आंसर होगा संहर्ता। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य प्रशासन में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? आंसर होगा सन्निधाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मौर्य प्रशासन
मौर्य साम्राज्य प्रशासनिक तौर पे कितने भागों में बटा था? आंसर होगा 5 प्रांतों में। जैसे कि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान चारों तरफ फैला हुआ था, तो एक साथ चलाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो 5 प्रांतों में बांट दिया गया और प्रशासनिक तौर पे वहाँ पे लोगों को एक समिति बनाई गई, जो वो लोग देख रेख करते थे और राजा के बताए हुए रास्ते पे ही वो लोग चलते थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रांतीय शासक को क्या कहा जाता था? तो प्रांतीय शासक को राष्ट्रपाल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रांत कितने भागों में बटा था? इसकी सबसे छोटी इकाई क्या थी? जैसे अभी हम लोगों ने देखा साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा था, अब प्रांत कितने भागों में बटा था? तो 4 भागों में बटा था। इसकी सबसे छोटी इकाई गांव होती थी और उसके प्रधान को ग्रामिक कहा जाता था। अब वो 4 भाग कौन कौन थे, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। स्थानीय, द्रोणमुख, खरवटिक और संग्रहण। संग्रहण में ही गांव आते थे। चलिए आगे देखते हैं। प्रांत और उनकी राजधानियाँ, वो 5 प्रांत कौन कौन सी थी और उसके राजधानी कौन कौन से थे, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पहला होगा उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। हम लोगों ने तक्षशिला के बारे में पिछली वीडियो में भी पढ़ा है कि यहाँ पे विद्रोह हुआ था, तो उसको दबाने के लिए अशोक गए हुए थे। ये वही तक्षशिला है जहाँ पे आचार्य चाणक्य पढ़ाया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवंती रथ या अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी जो थी यह उज्जैनी थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दक्षिणापथ। दक्षिणापथ की राजधानी जो थी वह स्वर्णगिरी थी। चौथा है कलिंग, इसकी राजधानी तोसली। पांचवा प्राची या प्राची, इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन की तरफ। मेगास्थेनिज के अनुसार राजधानी पाटलिपुत्रा में नगर प्रशासन के लिए कितनी सदस्यीय बोर्ड बनाई गई थी? तो आंसर होगा 30। 6 उपसमितियों में बांटा गया, हर समिति में 5 सदस्य थे। मेगास्थेनिज ने सैनिकों के बारे में भी ये 30 सदस्यीय समिति और 6 उपसमिति समितियों की बात की है। इसको आप लोग याद रखिएगा, जब भी 30 सदस्यीय समिति की बात आए या मेगास्थेनिज की बात आए तो समझ जाइएगा कि 30 सदस्यीय समिति की ये बात कर रहे हैं। हर समिति अलग अलग कार्यों को देखती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इन समितियों के हर सदस्य को यानी बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को क्या कहा जाता था? तो आंसर है एस्टिनोमई या नगर कमिश्नर कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, कौटिल्य के अनुसार नगर प्रशासन का अध्यक्ष कौन होता था? तो कौटिल्य ने उसका विवरण इस प्रकार से दिया है कि उसको नागरक कहा जाता था और इसका साक्ष्य अशोक के अभिलेखों में भी मिला है। नगर व्यवहारिक के नाम से अशोक ने अपने अभिलेखों में लिखवाया है नगर प्रशासन के अध्यक्ष को। चलिए अगला देखते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, अशोक ने अपने आप को देवताओं से जोड़ते हुए कौन सी उपाधि धारण की थी? आंसर होगा देवानंद प्रिय। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22वां क्वेश्चन। और ये 22वां जो क्वेश्चन होगा ये मौर्योत्तर राजनीतिक परिदृश्य के बाद, यानी कि मौर्यों की जब शासनकाल ख़त्म होता है उसके बाद के लोगों के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मौर्यों के अंतिम राजा जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। उनकी हत्या उन्हीं के लोगों ने, यानी उनके सेनापति ने, जो पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने किया था और शुंग वंश की नींव डाली थी। अब उन्हीं से शुरू करेंगे हम लोग। तो 22वां क्वेश्चन है, मनुस्मृति की रचना कब आरंभ हुई? आंसर होगा मनुस्मृति की रचना शुंग काल में शुरू हुई थी। एक बात और मैं बता दूं कि मौर्य काल में बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन शुंग काल जैसे आया फिर से एक बार बौद्ध धर्म को महत्व कम कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन जो है, शुंगों के बाद किस वंश ने मगध पे शासन किया? तो आंसर होगा कण्व। इसके संस्थापक थे वसुदेव। ये वो लोग थे जो मध्य एशिया, ईरान वगैरह से आकर के भारत पे राज करते थे।
चलिए अगला क्वेश्चन है, यवनों का वो कौन सा राजा था जो भारत पर आक्रमण किया था? तो हम देखते हैं कि सिकंदर के बाद भारत में जो भी राजवंश आया मौर्य, तो ये लोग काफ़ी दक्ष थे। इन्होंने कभी किसी को भारत पे आक्रमण करने की छूट नहीं दी। लेकिन जैसे ही इन लोगों की शासन सत्ता खत्म होती है तो यवन यानी कि यूनानी लोग एक बार फिर से भारत की तरफ चलते हैं। वहाँ का एक राजा था डेमेट्रियस, वो भारत पे आक्रमण करता है और उसका सेनापति था मिनांडर, वो इसमें सहयोग करता है। डेमेट्रियस के बाद मिनांडर ने भी भारत पे शासन किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो कौन सा शक वंश का शासक था जिसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी? तो रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26वां क्वेश्चन, रुद्रदामन ने अपना जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखवाया था? संस्कृत। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 78 ईस्वी में कनिष्क जब गद्दी पे बैठा उस समय उसने कौन से संवत का शुरुआत किया? आंसर होगा शक संवत। चलिए 28वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर होगा कनिष्क के शासनकाल में। कश्मीर में कुंडल वन में हुआ था। वहीं पे बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक महायान और दूसरा हीनयान। कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का राजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुषाण वंश का अंतिम प्रभावशाली राजा कौन था? आंसर होगा वासुदेव। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश के राजाओं ने अपने नाम के साथ अपने माता के नाम को भी जोड़ रखा था? आंसर होगा सातवाहनों ने। सातवाहन जो राजा हुआ करते थे वो अपने नाम के साथ अपने माता का भी नाम जोड़ लिया करते थे। जैसे गौतमी पुत्र शतकर्णी, ये वो राजा थे जब सातवाहन कमज़ोर हो रहे थे तो दूसरी बार इन्होंने सातवाहनी जो वंश था या साम्राज्य था उसको संभालने की कोशिश की थी। तो उस समय के जो राजा थे वो अपने माता के नाम के साथ भी अपना नाम जोड़ लिया करते थे। चलिए हम लोग इस वीडियो को और इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। इस चैप्टर में एक और वीडियो आएगा और इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त हो जाएगा अगले वीडियो के साथ। लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों से बता दूं कि हमने ये चारों अगर जो हमने वीडियो देख लिया, पढ़ लिया, तो आपको फिर से इसमें कहीं से भी देखने की ज़रूरत नहीं होगी। हर कुछ कवर किया गया है इस वीडियो में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।